हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित मंडलोई। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राउज एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट 5 दैट इज ऑन इकोनॉमी। इसके पहले 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 बोलता है द 14th फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। पहले तो देखते हैं कि ग्रांट इन एड स्टेट को क्यों दी जाती है, कब, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है। तो बेसिकली ग्रांट्स जो हैं इनका मेंशन किया है 275 क्लॉज 1 में। ठीक है, ग्रांट इन एड दिया जाता है, सेंटर स्टेट को देगा। ठीक है, किन आधारों पर देगा? जो फाइनेंस कमीशन तय करे उन पर्पसेस के लिए ग्रांट दिया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 275 आपको ध्यान रखना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। 15 से लेकर के 20 तक, 2015 से 2020 तक इसका कार्यकाल था। इनकी रिकमेंडेशन तब तक लागू हुई। क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से पर्पसेस के लिए, ग्रांट्स के लिए देने के लिए वाई वी रेड्डी साहब ने रिकमेंड किया था, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो एक तो डिजास्टर रिलीफ के लिए किया था, लोकल बॉडीज के लिए किया था, रेवेन्यू डेफिसिट के लिए भी किया था, लेकिन रीजनल इंबैलेंस के पर्पस के लिए ग्रांट देने की बात नहीं कही गई है। तो ये फोर्थ वाला जो पर्पस है दैट इज रॉन्ग। 1, 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में सही देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब क्योंकि हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 15 फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह। एनके सिंह साहब की रिकमेंडेशन 2021 के आसपास भी पहली रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ली गई। उसके बाद 21 से 26 तक जो रिकमेंडेशन दी गई 15 फाइनेंस कमीशन की, वो लागू होगी। ठीक है, उन्होंने भी ग्रांट एंड एड देने की बात की और उसके लिए 5 आधार बताए। पहला आधार बताया लोकल गवर्नमेंट, सेकंड बताया रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा बताया डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद एक ग्रांट देने का आधार बताया सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इन सेक्टर्स में ग्रांट देने की बात की गई। और पांचवा इन्होंने बताया स्टेट स्पेसिफिक। अगर कोई स्टेट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है जो कि उसके स्वयं के रेवेन्यू से नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए स्टेट को ग्रांट सेंटर देगा। ठीक है, बट एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, उस रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन पर वो ग्रांट दी जाएगी और बेसिकली ये सारी परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होगी। परफॉर्मेंस इनमें देखी जाएगी, कौन सा स्टेट परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है, उसके हिसाब से ये ग्रांट्स दी जाएंगी। तो ये 2 आधार उन्होंने और बताए, पहले 3 आधार तो सेम एज इट इज लगभग हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीजें में डिफरेंस आया है। एक डिफरेंस आया है कि 14th फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी साहब ने वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है वो 40% का बताया था, 42% का। ठीक है, 42% का। और 15th फाइनेंस कमीशन ने उसको रिड्यूस करके, मार्जिनली रिड्यूस करके वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% का कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया, किन किन फैक्टर्स को कितना वेटेज दिया गया 14th और 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जैसे कि 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन को कितना दिया, पुरानी पॉपुलेशन को कितना दिया। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ को दिया क्या, फॉरेस्ट कवर को दिया क्या, तो ऐसी कुछ चीजें, इकोलॉजी को दिया क्या, तो ऐसी कुछ चीजें जिनको वेटेज दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो उनके वेटेज भी हमको ध्यान रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट इंडियन इन नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। आरबीआई पहले करता था, आरबीआई पहले डिसाइड करता था कि क्या इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि डीरेगुलेट कर दिया है इसलिए आरबीआई नहीं करता। बैंक एसोसिएशन तो कभी से नहीं करता, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसलिए अब कोई भी नहीं करता, डीरेगुलेटेड है। ठीक है, 1 लाख से कम के डिपॉजिट पर ईच बैंक शुड हैव फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर उनका डिस्क्रिप्शन है कि जितना वो चाहे उतना दे सकते हैं। 1 लाख से कम के डिपॉजिट पर फिक्स देना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि इतना डिपॉजिट रखोगे तो इतना देंगे, इतना डिपॉजिट रखोगे इतना देंगे। 1 लाख से कम के ऊपर भले वो 1 रुपया रखा हो या 1 लाख रुपया रखा हो, तो सेम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, लेकिन 1 लाख से ऊपर जो है उनका डिस्क्रिप्शन है, जितना वो चाहे उतना दे सकते हैं, ऐसे डीरेगुलेशन में नॉर्म्स लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर क्या होगा? डी होगा, है ना, राइट, डी, नन ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन under which of the following institutions the public debt management cell has been established? Public debt management cell, PDMC। PDMC क्या काम करता है? बेसिकली गवर्नमेंट जो भी पब्लिक से डेप्ट लेती है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करता है। कितना डेप्ट लिया है, कितना वापस रिपे करना है, ये सब चीजें जो मैनेज करने का काम करता है पीडीएमसी करता है। बेसिकली ये एक इंट्रीम अरेंजमेंट है, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अरेंजमेंट है, जब तक कि कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं आ जाती। और वो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होगी? पीडीएमए, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। अब हमको पूछा गया है कि ये सेल जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसके अंतर्गत स्टैब्लिश किया है, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Which of the following are the main functions of Reserve Bank of India? Reserve Bank of India के main functions इनमें से कौन से हैं? सबसे पहला है to formulate, implement and monitor the monetary policy, ठीक है, to prescribe broad parameters of banking operations, ठीक है, to manage the Foreign Exchange Management Act 1999, to issue and exchange or destroy currency coins that are not fit for circulation। बिल्कुल, ये चारों ही इनके functions हैं। दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की, और पर उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी मेजर रोल जो है वो आरबीआई का रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता होना चाहिए क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी? उर्जित पटेल पैनल कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी। वो फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? लिक्विडिटी का जितना भी एडजस्टमेंट है, कितना हमको रेपो रेट रखना है, कितना रिवर्स रेपो रेट रखना है, ये सब रेट्स डिसाइड करने का मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सेट की जाती है, ठीक है। अलग अलग उद्देश्य और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करने का काम तो एमपीसी का है, लेकिन फिर भी आरबीआई का इसमें मेजर रोल रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 is also correct, 3 is also correct and 4 is also correct। चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऐसा ऑप्शन हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट सही बताए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर निकाला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड रूरल और अर्बन के लिए ऐसा भी निकाला जाता है। जो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अलग संस्था पब्लिश करती है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो सही आंसर हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर की जब बात आए दैट इज पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें WPI की, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों ही इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं, तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और जो सीपीआई कंबाइंड है, सीपीआई कंबाइंड रूरल अर्बन, इसको पब्लिश करने का काम होता है सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सीएसओ, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर WPI पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये कुछ फैक्ट और आपको ध्यान होने चाहिए, और दोनों ही क्या है? दोनों ही इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Regarding the new development bank, consider the following statement. The bank help in mobilizing resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies and developing countries, ठीक है। China and India are two largest shareholder of the bank। तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कोई भी नहीं है इसका, सबके पास इक्वल शेयरिंग है। ऑल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स हैव इक्वल शेयरिंग। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल टू बिकम द अ मेंबर ऑफ द बैंक। बिल्कुल, इसके जो
न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसको हम बोलते हैं, जब बनाया गया तो इसके जो मेमोरेंडम है उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ ब्रिक्स के मेंबर्स ही उसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर उस बैंक का मेंबर बन सकता है, बट एक कंडीशन है कि एट एनी कॉस्ट ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उसका शेयर होल्डिंग 55% से कम नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स का जो शेयर है, मतलब जो 5 कंट्रीज उसमें बताई गई हैं, ठीक है, उनका जो शेयर है वो 55% से कम नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेंबर बन सकता है। तो यही एक कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए, बाकी मेंबर कोई भी यूनाइटेड नेशन कंट्री बन सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब क्योंकि एनडीबी की बात चल रही है, एनडीबी के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको जानकारी में होना चाहिए। एनडीबी कब स्टैब्लिश हुआ? 2015 में, लेकिन इसके लिए ट्रीटी साइन हुई थी या फिर डिक्लेरेशन हुआ था, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। और ये कब हुआ था? ये 6th ब्रिक्स समिट, 6th ब्रिक्स समिट के दौरान हुआ था। और ये 6th ब्रिक्स समिट कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में 6th ब्रिक्स समिट हुई थी। उस समय पर फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में डिसाइड किया गया कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, इसका गठन किया जाएगा और 2015 में ये ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट द सॉइल हेल्थ कार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए। पहले तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब आई थी जरा देखें। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी 2015 में, 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी। पर्पस क्या था? बेसिकली जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको एनालाइज करेंगे ताकि किसानों को मदद मिल सके कि कितना फर्टिलाइजर मिलाना है, ठीक है, क्या चीज यूज करनी है, क्या चीज जमीन में से कम करनी है, जिससे फसल का उत्पादन सही हो सके, है ना, रिडक्शन हो सके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की यूज में। ये सब चीजें उसका काम था, मेनली फर्टिलाइजर। ठीक है, मेनली फर्टिलाइजर के यूज में रिडक्शन हो सके, खासकर केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन करते हैं सॉइल का। अब देखते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ प्रिंटेड रिपोर्ट व्हिच कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द सॉइल कंसर्निंग 12 पैरामीटर्स। बिल्कुल 12 पैरामीटर्स हैं। 12 पैरामीटर्स में से पैरामीटर्स कौन कौन से एक बार जल्दी से पढ़ के मैं बता देता हूं आपको। नेमली नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस एंड एनपीके जिसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एनपीके ये 3 न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, मैक्रो। इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के तौर पर सल्फर है, सल्फर, ठीक है। देन वी हैव जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और पीएच करेंगे, ठीक है, पीएच को फिजिकल फैक्टर्स में पीएच एनालाइज करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और एक और ओसी करके जो फैक्टर है, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ओसी, ये सारे फैक्टर्स, ये फिजिकल फैक्टर्स तीनों भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे, ठीक है, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखा, 4 हो गए। इसके बाद हमने 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे, 9 हो गए। और 3 हमने देखे फिजिकल फैक्टर्स। तो ऐसे करके 12 पैरामीटर्स को एनालाइज करता है और उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट जनरेट करता है। ये याद होने चाहिए सारे 12 की 12, ठीक है। नेक्स्ट देखें, farm will get the soil health card once in every 2 year. Farmer will get the soil health card once in every 2 year. बिल्कुल एक फार्म के लिए 2 साल में एक बार नहीं, 2 साल में एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आएगा किसी भी खेत के लिए। तो ये भी स्कीम का ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंडीशन है, ठीक है। तो वो सही स्टेटमेंट है। It facilitates farmers to avail institutional credit for fertilizer farms and, पर इसको कहीं पर भी ये जो बोला है ना, फर्टिलाइजर एंड फार्म मशीनरी के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने के लिए जो है इसको लिंक किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट को कहीं भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या मशीनरी के लिए लिंक नहीं किया है। तो ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट जो बोला गया है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों सही कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential. बिल्कुल सही बात है। Which of the following can be the reasons for this?
ठीक है, कुछ फैक्ट बताते हैं। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो उड़ीसा का ये स्थान है कि इट इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये इसका मतलब कुछ फैक्चुअल डेटा है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है और साथ ही साथ इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पर उड़ीसा जो है वो इंडिया का एक फर्स्ट रैंकिंग स्टेट है जो कि आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं जिनको हमको एनालाइज करना है। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। ठीक है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, पावर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चारों ही फैक्टर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण हमारे यहाँ इतना रिसोर्स होने के बाद भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लैक कर रही है। तो चारों ही सही है और करेक्ट ही हमसे पूछा है। तो ये चारों ऑप्शन हमको कहां देखने को मिलते हैं? डी वाले ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट सही बताए गए हैं, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following schemes is are part of integrated child development scheme? ठीक है, ICDS 1975 में ICDS आया था। उद्देश्य क्या था? चिल्ड्रंस का समग्र विकास करना। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, एजुकेशन भी साथ में हो और न्यूट्रिएंट्स भी साथ में मिलती जाए। तो इसके लिए आंगनवाड़ी सर्विसेज रखी गई, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए सर्विसेज रखी गई और नेशनल क्रिक स्कीम इसके अंतर्गत आती है। ये 3 स्कीम्स अंतर्गत आती है। मिड डे मील स्कीम 1995 में चालू हुई अलग से, और इसका भी हाल ही में नाम परिवर्तित करके कर दिया है PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ये याद रखिएगा, ये हाल ही में इसका नाम चेंज किया है। ये मिड डे मील स्कीम का नया नाम है आपसे। ठीक है, और आयरन प्लस इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में स्टार्ट की है। ठीक है, और एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, एनीमिया को कॉम्बैट करने के लिए ये है। इसके अंतर्गत आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाई जा सके और एनीमिया का परसेंटेज जो भारत में बहुत ज्यादा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम्स ICDS का पार्ट नहीं है, 3 है, 1, 2 एंड 4। ICDS में और भी 3 स्कीम्स हैं, जो 3 स्कीम्स मेंशन है इनके अलावा वो कौन कौन सी जरा देखते हैं। चौथी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इसके बाद है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, और छठी स्कीम जिसको हम बोल सकते हैं 6th स्कीम, दैट इज पोषण अभियान, प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर न्यूट्रिशन पोषण। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पोषण अलग है, ये PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है, ये सिर्फ पोषण है, पोषण अभियान, और ये पोषण अभियान ICDS का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके ICDS अमरेला के अंतर्गत 6 स्कीम्स आती हैं, वो 6 की 6 मैंने आपको बताई, 3 तो ये लिखी हुई है क्वेश्चन में और 3 हमने अभी आंसर के साथ डिस्कस की। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सही हैं। 1, 2 एंड 4 कहां पर मिल रहा है? 1, 2 एंड 4 मिलता है ए वाले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। विच ऑफ द अबव आर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन? ठीक है, IMF है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, IMF इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है। ऐसे ही लगभग 15 एजेंसीज हैं, 15 एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड बैंक की स्पेशलाइज्ड एजेंसी की लिस्ट में आती हैं। टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे करके टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। ठीक है, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी उसके अंतर्गत नहीं आता, तो ये गलत है। बाकी 3 सही है, 1, 2, 4, और हमसे सही वाला पूछा है
कौन से हैं? तो 1, 2 एंड 4 का ऑप्शन कहां मिलता है? बी वाले ऑप्शन में मिलता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following are benefits of buying sovereign gold bond? Sovereign gold bond को बाय करने के लिए इनमें से कौन सा बेनिफिट है? It eliminates the risk of capital loss and assures periodical interest. जब यहां पर एलिमिनेट लिखा है, इसके साथ थोड़ा सा दिक्कत है। पूरी तरह से कैपिटल लॉस और पीरियोडिकल इंटरेस्ट मिलने का जो वादा किया जा रहा है वो मार्केट लिंक्ड है। मार्केट में अगर गोल्ड के प्राइस कम हो जाएंगे तो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। ऐसा नहीं है कि कैपिटल लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे तो आपको कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय आप गोल्ड बॉन्ड ले लो। ठीक है, तो आपको कुछ फायदे होंगे, और वो फायदे कौन से हैं? एक तो इट एलिमिनेट्स द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, चोरी होने का डर। स्टोरेज करने के लिए लॉकर लो, उसका खर्चा उठाओ, या घर पे सेफ बनाओ उसका खर्चा उठाओ, तो इसका रिस्क खत्म हो जाता है और कॉस्ट खत्म हो जाता है। सेकंड, इट इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस, प्यूरिटी। ठीक है, प्यूरिटी, जैसे अब सुनार के पास जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, तो वो कितना प्योर गोल्ड दे रहा है हम एनालाइज नहीं कर पाते। उसने मार्का लगा दिया, हम मानते हैं कि हाँ वो 22 कैरेट का मार्का लगाया तो 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट का लगाया तो 24 कैरेट गोल्ड है। क्या पता उसने 21 की जगह 21 का माल दे दिया 22 कैरेट बोल के, या फिर 22 कैरेट का माल दे दिया 24 कैरेट बोल के, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और मेकिंग चार्जेस भी लगाते ही हैं। ठीक है, गोल्ड के चार्ज के ऊपर कुछ भी ज्वेलरी के फॉर्म में अगर आप स्टोर करो, है ना, या फिर बिस्किट्स के फॉर्म में भी स्टोर करो, तो कुछ अमाउंट मेकिंग चार्ज का भी लगाया जाता है। तो मेकिंग चार्ज का खर्चा भी आपका बच जाएगा और प्यूरिटी का कोई झंझट भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों बेनिफिट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के हैं। साथ ही साथ एक बेनिफिट और बताते हैं। ठीक है, इंडिया गोल्ड ज्यादातर इंपोर्ट करता है। ठीक है, और इंपोर्ट करने की वजह से हमारा डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। ठीक है, जब हम सोवरेन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की मतलब एक ट्रेंड है, ठीक है, कि गोल्ड में सेव करना अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिशन बना आ रहा है काफी लंबे समय से, और ट्रेडिशन इंडिया में अच्छा ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड्स में, है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए सेविंग की जाती है, अच्छा ट्रेडिशन है। ठीक है, लेकिन ये जितना गोल्ड हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग के लिए हम खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो गोल्ड खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हमको बाहर से गोल्ड आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर गोल्ड खरीदना है तो फिर ये बॉन्ड खरीद लो, गोल्ड जैसे ही काम करेगा। ठीक है, पर कम से कम इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और फिजिकल इंपोर्ट नहीं कर गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा? इंपोर्ट होने की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा था, है ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। चलिए, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो आई थी उसके कारण से हमको ये दो फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, बट ये एलिमिनेट नहीं करता पूरी तरह से रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस, मार्केट रेट के हिसाब से रिस्क बनी रहती है। तो 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और हमसे करेक्ट ही पूछा है। करेक्ट पूछा है तो 11th का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में 2 एंड 3 ओनली करेक्ट होने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। About the non-banking financial companies in India, consider the following statement. They cannot engage in insurance business. इंश्योरेंस बिजनेस में एंगेज कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ दे कैन नॉट इशू चेक भी इशू नहीं कर सकते, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के तौर पर या इंश्योरेंस बिजनेस के तौर पर एनबीएफसी काम कर सकते हैं, इसलिए कैन नॉट की जगह अगर यहां कैन होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन कैन नॉट लिखा है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। वापस से 2 और 3 सही ऑप्शंस हैं। 2 और 3 सही ऑप्शन हमको कहां देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following best describe the term angel investor? ठीक है, and which is recently in news। ठीक है, शार्क टैंक देखने के बाद आपने बहुत सारों ने जो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप कल्चर है, ये सब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, उसमें एंजल इन्वेस्टर का शब्द भी आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारी वेब सीरीज भी आ चुकी हैं अब तो स्टार्टअप्स पे। ठीक है, कि किस तरीके से स्टार्टअप किया, पिक्चर्स आपने देखी होगी, तो ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आ चुकी हैं जिसमें एंजल इन्वेस्टर जैसे शब्द आपको सुनने को मिलते ही हैं। ठीक है, और ये एंजल इन्वेस्टर क्या है? 1
हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ऐसा व्यक्ति जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। अ पर्सन, हाई नेट वर्थ पर्सन हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, किसके बदले? या तो डेप्थ के बदले, बॉन्ड के बदले, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर्स होल्डिंग के बदले, कि आप स्टार्टअप कंपनी उनको इक्विटी होल्डिंग देगी, उसके बदले में वो इन्वेस्टमेंट देंगे। तो ये दो चीज के बदले में इन्वेस्टमेंट देने वाला व्यक्ति, और वो भी किनको? स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट देने वाला व्यक्ति एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं, वन हु इन्वेस्ट इन लो रिस्क कैपिटल एसेट नहीं, वन हु इन्वेस्ट इन एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं। एंजल इन्वेस्टर के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए, इनका खुद का पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं करते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी थोड़ा सा आप चेकआउट करके रखिएगा, पूछे जाने वाले सवालों में से है। चलिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिपिक्ट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टॉप 4 रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया तो टॉप पे रहने वाला है, ठीक है, तो 3 ऑप्शन में इंडिया टॉप पे है, तो इसको तो साइडलाइन कर दो, ये तो गलत है। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड रेमिटेंस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री इंडिया है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं है और हम बात कर रहे हैं 2023 की, मतलब 2022 की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको सेकंड नंबर पे आ गया है और चाइना थर्ड नंबर पे आ गया रेमिटेंस के मामले। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पहले बना था रिपोर्ट आने के, इसलिए सही ऑप्शन इसके लिए होगा इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस। ठीक है, बट करंट डेटा आपको और इनपुट कर देता हूं कि अगर अब क्वेश्चन में आए और लेटेस्ट रिपोर्ट पूछे तो मेक्सिको सेकंड पे चले जाएगा, चाइना थर्ड पे आ जाएगा और फिलीपींस फोर्थ पोजीशन पे है, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, एक और चीज आप जरा ध्यान में रखिए कि पहले सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता था यूएई से, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से, और उसमें भी यूएई से सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को आता था। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस जाकर नौकरी करते हैं और वहां से अपने रिलेटिव्स को पैसा घर वापस भेजते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, वो वापस से एनआरआईज हमको अर्न करके इंडिया में फैमिलीज के लिए, बाकी चीजों के लिए, फ्रेंड्स के लिए पैसा वापस भेजते हैं, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग जो है ज्यादा पैसा भेजते थे, सबसे ज्यादा पैसा यूएई और इन कंट्रीज से आता था, गल्फ कंट्रीज से। लेकिन अब 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, वो स्पॉट यूएस ने ले लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, पहले जो है यूएस की बजाय यूएई के पास स्थान था, अब वो स्थान यूएस के पास चले गया कि यूएस से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, रेमिटेंस से संबंधित फैक्ट है। ठीक है, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बैकडेट में बना था। ठीक है, खैर करंट डेटा मैंने आपको अपडेट करा लिए, अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप करंट के हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में वो करंट डेटा नहीं थे तो ऐसे एग्जाम में भी हो सकता है। ठीक है, ये पेपर पहले थोड़ा बना हो और आपने बाद में अटेम्प्ट किया हो तो वहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा हो आपको जो सही है, तो एक स्टेप पीछे जाके सोचिए, शायद आपको ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये भी आपको संभावनाएं तलाशनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? देखिए, आपने इकोनॉमिक्स जब पढ़ा होगा तो सबसे पहले पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आपने पढ़ा होगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसकी लोकेशन पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई खासा असर नहीं पड़ता, एनी कंपनी विच डज नॉट हैव इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिगार्ड्स विद लोकेशन। लोकेशन उसके डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई खासा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कि लैंड, लेबर, कैपिटल जहां अवेलेबल होगा वहां पर खोलनी है, ऐसा कोई भी उसका इफेक्ट फुटलूज इंडस्ट्रीज पर नहीं पाया जाता, तो ऐसी इंडस्ट्रीज फुटलूज इंडस्ट्रीज कहलाती है। अब इसमें से बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फुटलूज इंडस्ट्रीज। दे कैन बी लोकेटेड इन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। बिल्कुल, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं है तो कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। ठीक है, दे लार्जली डोंट डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। बेसिकली डोंट नहीं होना चाहिए, दे डिपेंड,
दे लार्जली डिपेंड ऑन दोज कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। अगर सोच लीजिए यहां पर डोंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दे डिपेंड ऑन सम पार्ट्स जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मिलते हैं, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट में से मैं डोंट हटा दूं तो आप पढ़िए दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट्स पार्ट कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर। कहीं पर भी वो कंपोनेंट पार्ट मिल जाएंगे तो इंडस्ट्री कहीं पर भी स्टैब्लिश हो सकती है, जब भी तो फुटलूज इंडस्ट्री कहलाएगी ना, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसलिए मार्केट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं पर भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। मार्केट कम चाहिए, ठीक है, मार्केट डिपेंडेंसी भी कम है। दे एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स, कम लेबर फोर्स लगती है तो कहीं पर भी कम लेबर फोर्स मिल सकती है, तो लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, मार्केट इंटेंसिव भी नहीं है कि ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट चाहिए सेल करने के लिए, वो भी नहीं है कि पास में कस्टमर बेस के पास में खोला जाए, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ना ही कोई मतलब ऐसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि जूट है तो जूट वेस्ट बंगाल में मिलेगा, वहीं पर जाओ इंडस्ट्री खोलने। आयरन इंडस्ट्री है तो भैया आयरन वाले ओर की खदान के पास में ही खोलो ताकि आयरन एंड स्टील सही तरीके से वहां पर हमको अवेलेबल हो सके रॉ मटेरियल के तौर पर। तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो कि कहीं दूसरी जगह ना प्राप्त हो। सारे कंपोनेंट सब जगह प्राप्त होने वाली इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसको जो कंपोनेंट लगता हो वो कहीं पर भी उसको मिल जाए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1, 2, 4 एंड 5 सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1, 2, 4, 5 ओनली वाला आंसर जो है सी वाले ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। Which of the following best describes the हवाला पेमेंट? हवाला पेमेंट क्या होता है? देखिए मान लीजिए हवाला बेसिकली एक इलीगल पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है, आउट ऑफ बुक्स है, ठीक है, कहीं पर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं आता। क्या होता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है, ठीक है, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, तो लोकेशन 1 से आपको लोकेशन 2 में पैसा भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो बैंक से ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर वो काला धन है, टेररिस्ट एक्टिविटी फंडिंग के लिए जा रहा है, ऐसी जगह पर ऐसा इलीगल नेटवर्क इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इलीगली भेजना है, आउट ऑफ ऑफिशियल बुक्स भेजना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मान लो भेजना है, तो क्या करेंगे आप इंडिया में, है ना, और यहाँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इधर ले लो और इंडिया इधर ले लो, पाकिस्तान से इंडिया में पहुंचाना, तो क्या करेंगे, पाकिस्तान में एक हवाला ट्रेडर को पकड़ो, उसको जाकर के पैसा दे दो, ठीक है, वो हवाला ट्रेडर दूसरी लोकेशन वाले हवाला ट्रेडर को एक कोड देगा, ठीक है, और ये वाला हवाला ट्रेडर जिसको पहुंचाना है उसको एक कोड दे देगा। जो देखते हैं मूवीज में फटा हुआ नोट दे दिया, ठीक है, और वो फटा हुआ नोट या एक कोड नंबर दे दिया कि सीरियल वाला नोट दे दिया, वो सीरियल वाला नोट ही खाली अब इसको इस व्यक्ति को पहुंचाना है। ये व्यक्ति के पास में जो निशानी इस हवाला ट्रेडर ने दी है उस व्यक्ति के पास में अगर पहुंच जाए और ये वाला व्यक्ति इस हवाला ट्रेडर को निशानी बता दे तो जितना पैसा इधर इसने इसको दिया था उतना पैसा इधर इसको मिल जाएगा। कुछ कमीशन ये लोग चार्ज करेंगे, भैया इतना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, कुछ तो कमीशन चार्ज करेंगे ना। तो ये है पूरा नेटवर्क, हवाला नेटवर्क बेसिकली इलीगल नेटवर्क है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से इस पर्टिकुलर नेटवर्क को डिस्क्राइब करता है, हवाला पेमेंट को डिस्क्राइब करता है। पेमेंट रिसीव्ड इन रुपीज अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज एंड वाइस वर्सा आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल चैनल के बाहर, तो यही है ना, ऑफिशियल चैनल्स के बाहर बैंकिंग सिस्टम में नहीं जाकर के, ठीक है, कोई फॉरेन रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आकर के, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जितने नियम बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं जाते हुए क्या करना है, एक जगह पर पैसा देना है, दूसरी जगह पर पैसा ले लेना है, इधर किसी और करेंसी में दिया उधर किसी और करेंसी में मिल गया, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन होगा, कोई ट्रांजेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इनकी रिकॉर्ड चलती है। ऐसा कभी ये भी तो होगा ना, इधर से पैसा इधर भी जाएगा तो बुक्स में सेटलमेंट हो जाएगा। जब लगे ऐसा कि फिजिकल मूवमेंट करना है तो डायमंड्स के फॉर्म में या हाई वैल्यू एसेट्स के फॉर्म में इधर से उधर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। बाकी सब काम ट्रस्ट पे चलता है, डायरीज पे चलता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स पे चलता है कि मैंने इस ट्रेडर का इतना पैसा लिया है, ठीक है, इतना पैसा उसको दिया है। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द, है ना, सेशन थोड़ा सा बैलेंस जमा लेते हैं कि कैसे अगर ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। बट ऑफिशियल चैनल्स के बाहर होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंट करेंसीज में भी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही देखने को मिलता है, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट, नहीं ये भी नहीं है, कोई ट्रांसफर वाला शेयर वाला फंडा है नहीं। पेमेंट मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा जरूरी नहीं है हवाला से पेमेंट आए, आ भी सकता है, जरूरी नहीं है,
ठीक है। कमीशन रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड टू ओवरसीज इन्वेस्टर, नहीं कोई कमीशन वमीशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये है हवाला पेमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अबाउट पेमेंट बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेमेंट बैंक्स, नचिकेत मोड़ समिति आपको याद आनी चाहिए पेमेंट बैंक सुनते से। नचिकेत मोड़ समिति जिनकी रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक बनाए गए। 2014 में कमेटी बनी थी, ठीक है। और उस समय पे जो हमारे गवर्नर साहब थे अपने रघुराम राजन साहब, उन्होंने कमेटी बनाई थी। बेसिकली इसका उद्देश्य था कि कुछ ऐसे सिस्टम्स बताइए जिससे कि हम और ज्यादा पेनिट्रेशन कर सकें मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला पेमेंट बैंक खोलिए, छोटे बैंक होंगे, ठीक है, ज्यादा पेनिट्रेशन कर पाएंगे स्मॉल बिजनेसेस के लिए, है ना, जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको आसान बनाने का काम करेंगे ताकि स्मॉल बिजनेसेस भी जो है वो इसके माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटीज से जुड़ सके, ठीक है। तो इसलिए पेमेंट बैंक्स आए थे। चलिए स्टेटमेंट्स कुछ बोले हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर पेमेंट बैंक शैल बी 100 करोड़। दे कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, दे कैन नॉट ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये ऑफर नहीं कर सकते, ये सही है। और लेंडिंग एक्टिविटीज भी ये लोग नहीं कर सकते, लोन वगैरह जैसी चीजें ये इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। द मिनिमम पेड अप इक्विटी ऑफ द पेमेंट बैंक शैल बी 100 करोड़, ये भी सही स्टेटमेंट है, 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को ये सेल आउट नहीं कर सकते, तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो 1 and 2 ओनली कहां देखने को मिल रहा है? ए वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो 1 and 2 ओनली ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए डिमांड डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक से संबंधित, तो इसमें थोड़ा सा अपडेशंस है करंट का, तो वो आपको दे देना चाहता हूं मैं। पहले 1 लाख तक के लिमिट का डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है। 1 लाख तक का डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे पेमेंट बैंक्स, लेकिन अब इस रेगुलेशन को इंक्रीज कर दिया है, अमाउंट को, लिमिट को इंक्रीज कर दिया। अब 2 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो लिमिट इंक्रीज कर दी है, पहले 1 लाख तक का ही डिमांड डिपॉजिट पेमेंट बैंक एक्सेप्ट करते थे, अब 2 लाख तक का कर सकते हैं। करंट फैक्ट है, थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए। पहली फ्रिक्शनल है, साइक्लिक है, सीजनल है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं ए वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है। इट ऑकर्स व्हेन पीपल लूज अ जॉब ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी, नहीं। बट इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, नहीं। इट ऑकर्स व्हेन पीपल चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट इंटरवल, ठीक, यही सही आंसर है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करता है, तो ये बीच का जो समय है स्विचिंग के बीच का, ये जब इस समय पर अनएम्प्लॉयड रहता है, और यही वाली अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट ऑकर्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, ये भी नहीं है। चलिए पहला वाला भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? इट ऑकर्स व्हेन पीपल लूज अ जॉब ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी। रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सब एक बिजनेस साइकिल का, इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है, ठीक है। और इस साइकिल के वजह से जब जॉब्स जाती है, थोड़ा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाती है, कभी मीडियम ड्यूरेशन के लिए जाती है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑकर्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। ऐसी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से बढ़ती है? दैट इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट से दैट कि आपकी इकोनॉमी में कोई दिक्कत है। जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही होती है, जब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में अपडेशन होते हैं, और इस समय पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके यहाँ की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, ठीक है। लोगों को लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में 1 एकड़ जमीन खोदने के लिए 4 लोग लगे हुए हैं,
एक आदमी भी वो काम कर सकता था, लेकिन बाकी 3 भी उसी संतुष्टि में लगे हुए कि हाँ मजा आ रहा है, अच्छी खेती बाड़ी चल रही है, 1 एकड़ में 4-4 लोग बढ़िया एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, पर करते कुछ नहीं है। गांव में जाएंगे, फिर वहां पर खेत पे जाएंगे, 4 लोग मिल करके पत्ते खेल रहे होंगे, ठीक है, और शाम में घर आ जाएंगे ये बोलते हुए कि हम नौकरी कर रहे थे। खैर, मैं किसानों का अपमान नहीं कर रहा, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उस सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत सारे लेबर्स की कम है। और ये मैं नहीं बोलता, ये बोलता है हमारे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर ज्यादा है। और इसमें किसानों की गलती भी नहीं है, इसमें गलती मतलब गलती इस तरीके की है कि क्यों अब लैंड होल्डिंग साइजेस बहुत कम हो गए हैं, और लैंड होल्डिंग साइजेस कम होने की वजह से और किसान के बच्चों के पास ज्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो भी उसी काम में लग जाते हैं, और लैंड होल्डिंग साइज कम होती है, फिर भी उसी काम में वो लगे रहते हैं। तो जब जहां पर एक व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, वहां पर 2-2 3-3 लोग उसी जगह पर लगे रहते हैं। इसकी वजह से बाकी जो 2-3 एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो आती है, और इसलिए उसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज में ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड, बिल्कुल सर्विसेज में ट्रेड को इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है ना, विजिबल नहीं होती। इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण मिल रही हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मिल रही हो, ठीक है। और नॉन फैक्टर इनकम वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं मिल रही हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए थे अभी, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उन फैक्टर्स के ऊपर कुछ इनकम मिल रही है तो फैक्टर इनकम है, और इनके अलावा कुछ इनकम मिल रही तो नॉन फैक्टर इनकम है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा नॉन फैक्टर इनकम का पार्ट है, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से अगर इनकम हो भी जाती है तो वो कैसे होगी? नहीं होगी। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है तो दैट इज नॉट एन इनकम इन सर्विसेज, ठीक है, मतलब नॉन फैक्टर इनकम इन सर्विसेज वो नहीं है। इनकम फ्रॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हाँ, इनकम फ्रॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अगर कुछ आ रही है तो नॉन फैक्टर इनकम है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि कुछ इंश्योरेंस की वजह से आपको पैसा मिला हो, ठीक है, या फिर बैंकिंग सेक्टर की वजह से आपको कुछ पैसा मिला हो, ब्याज के फॉर्म में मिला हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला हो, तो इस तरह का जो इनकम आपका हो रहा है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट सर्विस के अलावा इनकम है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन फैक्टर इनकम की कैटेगरी में डाला जाता है। तो 3 ही इसका आंसर है, ठीक है। 3 ओनली आपको कहां देखने को मिल रहा है? 3 ओनली आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 19। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करंट अकाउंट नॉट द कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हैं ना तो दोनों अकाउंट देखने पड़ते हैं, करंट अकाउंट भी देखने पड़ता है और कैपिटल अकाउंट भी देखना पड़ता है। तो यहां पर जो लिखा है ना नॉट द कैपिटल अकाउंट, तो नॉट नहीं, बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, when the current account balance is financed entirely by international lending without reserve movement, the BOP is said to be in equilibrium। देखिए, जब करंट अकाउंट बैलेंस जो है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, हमारा करंट अकाउंट अगर नेगेटिव में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, तो उसको अगर फाइनेंस करने के लिए क्या ऑप्शन है? या तो हम कुछ कैपिटल अकाउंट में, है ना, कुछ चेंज करें, कुछ एसेट्स बेचें या कुछ लोन लें, ठीक है, या फिर रिजर्व्स में कुछ एडजस्टमेंट करें। पर अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, रिजर्व में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और पूरी की पूरी इंटरनेशनल लेंडिंग से हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो बीओपी किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज राइट बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 राइट कहां पर देके रखा है? करेक्ट हमसे पूछा है तो 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीओपी अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा? चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं जल्दी से। अगर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका असर आपके फॉरेक्स रिजर्व पे क्या पड़ेगा? और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव में, सरप्लस में आ रहा है, तो उसका इफेक्ट फॉरेक्स रिजर्व में क्या पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट, पार वैल्यू सिस्टम,
ठीक है, इनको हमको लिस्ट 2 से मैच करना है। इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फ्लोटिंग है, फ्लोट करता रहता है फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन कर दे। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इज पार्शियली अलाउड टू फ्लक्चुएट, जब चाहे तब फ्लक्चुएट हुए, जब चाहे तब फ्लक्चुएट ना हो, मैनेज्ड है, ठीक है, अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। पार वैल्यू सिस्टम, एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर और गोल्ड के रिस्पेक्ट में जब एक्सचेंज रेट किया जाता है, दैट इज पार वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैच किया जाएगा। तो अब देखते हैं इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ 2 मिल रहा है, ए के साथ 2 इधर मिल रहा है, तो यही सही ऑप्शन है। एक ही मैच आपने कर दिया और आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Next question is, consider the following statement to the real effective change rate and nominal effective change rate। इनसे संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस 36 करेंसीज टू कैलकुलेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है रियल फिगर्स आर बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है नियर कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 1 मींस दैट होम कंट्रीज करेंसी इज यूजुअली वर्थ मोर देन इंपोर्टेड करेंसी, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, हमको बताना है कि नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है। नॉट करेक्ट कौन सा है ये हम देख लेते हैं। करेक्ट नहीं पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखिए। चलिए पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 36 कंट्रीज की जो बास्केट है उसको इस्तेमाल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रियर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सही स्टेटमेंट है। रियर फिगर्स आर बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नहीं, सीपीआई पर बेस्ड होता है, सीपीआई पर बेस्ड होता है और डब्ल्यूपीआई पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो सीपीआई बेस्ड होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नियर कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 1 मींस दैट होम कंट्रीज करेंसी इज यूजुअली वर्थ मोर देन एन इंपोर्टेड करेंसी, तो ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत बात नहीं दिख रही, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है, और गलत सिर्फ कौन सा है? 2, तो 2 ओनली गलत है। जब क्योंकि हमने पहला वाला जब सही ऑप्शन मिल गया था हमको, तो 1, 1 और 1 3 ऑप्शन में है, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमको ढूंढना था नॉट करेक्ट, तो हमारा आसानी से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, तो सही ऑप्शन हमको सीधा सीधा मिल जाता, दैट इज 2 ओनली। तो कई बार जब हमको तीनों ऑप्शन नहीं भी पता, तीनों स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता और एक के बारे में पता हो, तो नीचे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर लिया करो, हो सकता है कि आंसर जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, राइट। देखते हैं, चलो पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज अ स्टैट्यूटरी पैनल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इट्स सजेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये स्टैट्यूटरी पैनल तो है, लेकिन इसके सजेशंस बाइंडिंग नहीं है, इसके सजेशंस बाइंडिंग नहीं है। सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी जो मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करने का काम करता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस भी कैलकुलेट करने का काम करता है, एमएसपी मिनिमल सपोर्ट प्राइस एमएसपी भी कैलकुलेट करने का काम करता है, सजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये पहले बनाया गया था 1965 में, 1965 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था अंडर द नेम एग्री प्राइजेस कमीशन, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज करके 1985 में कर दिया गया सीएसीपी। 1985 से ये सीएसीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 1 ओनली इज द करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 ओनली स्टेटमेंट मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कब बढ़ेगा या क्या किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर ज्यादा स्पेंड करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इस पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम लोगों की ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। पर कैपिटा इनकम भी अगर ज्यादा आ रही है
तो फिर क्या होगा, ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप इस पे भी डिपेंड करता है, कोई समस्या नहीं। इट इंटेंड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कई बार बॉटलनेक इन्फ्लेशन होता है कि सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है और सप्लाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि हमको प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने चाहिए ताकि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज कम हो सके। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि प्रोडक्शन लेवल कितना करना है, कम करना है, बढ़ाना है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 1, 2 एंड 3 करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। 1, 2 एंड 3 मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से टाइप्स पे आ गए अपन ने भाई। अब टाइप्स अपन ने डिस्कस किए थे कुछ समय पहले। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन फार्म सेक्टर। अभी मैंने बताया क्यों होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होने की वजह से, ठीक है। ज्यादा लोग एक ही काम करने वाले हैं और जबकि उसमें ज्यादा लोगों का काम नहीं है, फिर भी सभी लोग उसी काम में जुटे हुए हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो आती है। और ज्यादातर कहां पे देखा जाता है, वो फार्म सेक्टर्स में देखा जाता है। इसलिए फार्म सेक्टर्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी के कारण 12 महीने खेती नहीं हो पाती है ना। कुछ समय पर खेती होती है, कुछ सीजन जो है खाली सीजन होते हैं, और वो खाली सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट का सामना किसानों को करना पड़ता है, फार्म लेबरर्स को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स बिकॉज ऑफ साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस अगर होंगे तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अभी अपन ने बात करी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होती है ना। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, है ना, आर्थिक तेजी आना, आर्थिक मंदी आना, इनकी वजह से साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने को, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला वाला है। तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। 1 ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए 1 ओनली सही है। चलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, about the value added method for national income accounting, consider the following statement. Gross value added at factor cost include no taxes, excludes no subsidies, ठीक है। इसमें देखो दिया हुआ है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स नो टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स नो सब्सिडीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, gross value added at basic price includes production taxes and production subsidies available on the community। तो दोनों ही ऑप्शंस सही दिखते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस हमको यहां पर सही दिख रहे हैं, ठीक है। Statement 1 is correct because GVA at factor cost includes no taxes and excludes no subsidy. However, GDP at market price includes both production and product taxes and exclude both production and product subsidies. Statement 2 is correct because GVA at basic price is equal to GVA at factor cost plus production taxes minus production subsidies. ठीक है, at the rate market price that is equal to sum of GVA sector at basic prices plus product taxes minus product subsidies। तो एक फॉर्मूला है, आंसर की मैं बता रखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और हमसे पूछा है इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट इनमें से दोनों नहीं है। अब वो दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नाइदर 1 इज इनकरेक्ट नाइदर 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा 26 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 26 का आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कौन कौन से आइटम्स जो हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे जोड़े जाते हैं। सरप्लस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, गिफ्ट्स टू रेसिडेंट फ्रॉम फॉरेन सिटीजंस, रेमिटेंसेस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एड, ठीक है। चलिए चार चीजें देके रखी है। हमसे पूछा है कि इनमें से विच ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबव व्हेन एडेड विद कन्वर्ट एनएनपी इनटू नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री का फॉर्मूला बोलता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर करंट ट्रांसफर्स को ऐड कर दिया जाए, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से जितना करंट ट्रांसपोर्ट होना है, करंट ट्रांसफर्स आए हैं,
ठीक है, कितने ट्रांसफर्स आए, रेमिटेंस के फॉर्म में आए, गिफ्ट के फॉर्म में आए, एड के फॉर्म में आए, तो उन सारे करंट ट्रांसफर्स को ऐड कर लो। ठीक है, तो नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। नेट डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला यही बोलता है। ठीक है, तो इसमें से जो फॉरेन एड्स हैं या फिर करंट ट्रांसफर्स हैं वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से, वो कौन कौन से हैं? गिफ्ट्स हैं फॉरेन सिटीजन की तरफ से आने की वजह से, रेमिटेंसेस हैं फॉरेन कंट्रीज से, और अमाउंट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ एड है। सरप्लस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से कोई है ना एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये अकाउंट में नहीं आएगा। तो कौन कौन से 3 फैक्टर्स ऐड कर दी जाए? ये 3 फैक्टर्स ऐड कर दी जाए, तो 2, 3 एंड 4 आंसर होना चाहिए। डी 2, 3 एंड 4 ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेस ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड्स परचेसर करस्पॉन्डिंग ओनरशिप इन द फर्म। नहीं, ठीक है, बॉन्ड्स की वजह से आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल सकता है, फिक्स रिटर्न मिल सकता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इक्विटी चाहिए, ओनरशिप चाहिए, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? इक्विटी लेनी पड़ेगी, शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बॉन्ड की वजह से आपको ओनरशिप नहीं मिलती। मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स थ्रू विच इंडियन एंटिटीज कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स। हाँ, मसाला बॉन्ड जो है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, जिनसे इंडियन कंपनी बाहरी मार्केट से, विदेशी मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। और ये इसीलिए मसाला बॉन्ड नाम इसलिए रखा क्योंकि इंडिया वॉज फेमस फॉर मसाला। ठीक है, स्पाइसेस के लिए फेमस था, इसलिए मसाला बॉन्ड। ठीक है, जैसे चाइना डिप्सम जो डिप आता है उनका, उसके लिए फेमस है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बॉन्ड, उसी नाम से बॉन्ड निकाला था। वैसे ही हमने मसाला बॉन्ड निकाल दिया, बिकॉज इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, और आज भी इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है, इसलिए मसाला बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स आर एम टू सपोर्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एमिशन रिडक्शन, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड से पैसा रेज किया जाता है। तो ग्रीन बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट दिया ये भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, 2 और 3 सी ऑप्शन में दिखते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कैलकुलेटेड बाय आरबीआई। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, उसमें दिया हुआ है M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। इन तीनों को सुविधा के अनुसार ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसको नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। M1 इंक्लूड करेंसी विद द पब्लिक एज वेल एज डिपॉजिट्स, टाइम एंड डिमांड। नहीं, टाइम डिपॉजिट नियर मनी नहीं है ना, पास में नहीं है, इसलिए नैरो मनी के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आएगा, वो तुरंत निकाल सकते हो आप, जब डिमांड करोगे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट्स किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए आप जब डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, जब भी बैंक के पास में आप जाओगे तो आपको बैंक आपको डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा देगा, जैसे सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है। अब जब बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको मना नहीं कर सकता पैसे देने से। ठीक है, कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगाई उसमें कि इतने टाइम के लिए मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, आपने डिमांड के हिसाब से पैसा रखा है कि जब मैं डिमांड करूंगा हमको पैसा मिल जाना चाहिए, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट M1 में इंक्लूड होता है, पर टाइम डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। M3 के बारे में स्टेटमेंट देकर रखा है, M3 इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट फंड्स विद मोर देन 24 आवर मैच्योरिटी। बिल्कुल सही है, M3 जो है दैट इज इक्वल टू M2 प्लस ये दोनों चीज जो बोली है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट फंड्स विद मोर देन 24 आवर मैच्योरिटी। ठीक है, अगर ये शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट होता तो M2 का पार्ट होता, और मनी मार्केट फंड विद लेस देन 24 आवर मैच्योरिटी तो भी M2 का पार्ट होता। तो M1 प्लस ये दो जो स्टेटमेंट मैंने बोले, अगर उसको कर दिया जाए तो M2 निकल करके आएगा, और M2 में ये दो चीजें और जोड़ दी जाए तो M3 निकल करके आएगा। और M3 में अगर सारे अलग और जितने डिपॉजिट बच गए, ऑल अदर डिपॉजिट्स, जो बचे हुए डिपॉजिट्स हैं उनको जोड़ दिया जाए तो M4 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए M1, M2, M3, M4 के संबंध में। ठीक है, तब इसमें हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो 2 ओनली ऑप्शन में मिलता है बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। A situation in which the inflation for an item is higher in consumer price index than in wholesale price index may indicate। Consumer price index
ये होलसेल प्राइस इंडेक्स लिख लेते हैं अपन और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिख लेते हैं और जल्दी से समझ लेंगे। बोला गया है कि इन्फ्लेशन फॉर एन आइटम इज हायर इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कि अगर मान लो 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट मिल रहा था होलसेल में और कंज्यूमर मार्केट में वो 150 की कीमत पे कंज्यूमर प्राइस था उसका, इन्फ्लेशन दोनों में हुआ है लेकिन हायर किस में हुआ है, सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में कम हुआ है। मान लीजिए 120 रुपए का अब इन्फ्लेशन हो गया अगले साल, ये ईयर 1 ये ईयर 2, अब वो प्रोडक्ट 120 का हो गया, मतलब 20 रुपए का इन्फ्लेशन उसमें हुआ है। ठीक है, 20 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन सीपीआई में जब देखा तो उसकी वैल्यू हो गई 250 रुपए से बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या बताता है ना, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, इंक्रीज इन मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट, डिक्रीज इन मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट, नेट जीरो मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट, नो सच कोरिलेशन कैन बी डिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए अभी मार्जिन कितना है, 50 रुपए, अभी मार्जिन कितना है 80 रुपीज, तो इंक्रीज हुआ ना मार्जिन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्राइस, अगर कंज्यूमर प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और होलसेल प्राइस इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो रिटेलर है वो उसका मार्जिन बढ़ा रहा है, और रिटेलर मार्जिन बढ़ा रहा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है मार्जिन में। ठीक है, इंक्रीज इन मार्जिन। ठीक है, और वही क्वेश्चन में भी दिया है, सिचुएशन इन विच इन्फ्लेशन फॉर एन आइटम इज हायर इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन हायर है जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन कम है। ठीक है, अगर ऐसा केस है इसका मतलब है कि मार्जिन जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, किसके द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, वो बढ़ाए जा रहे हैं आपके रिटेलर्स के द्वारा, ये जितने बिचौलिए बीच में उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। 31 about the National Payment Corporation of India, consider the following. It is the highest body on payment system in the country. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, एक अच्छा इनोवेशन है लेकिन ये हाईएस्ट बॉडी नहीं है पेमेंट्स के लिए। हाईएस्ट बॉडी कंट्री में कौन सी है जो पेमेंट्स को और सेटलमेंट्स को रेगुलेट करती है, इसका नाम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इसका नाम है इस बॉडी का जो हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है, कंट्री की। आरबीआई की एक कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट हैज डेवलप्ड द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम टू मीट द इलेक्ट्रॉनिक टोल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट। बिल्कुल, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम जो बनाया है वो एनपीसीआई ने बनाया है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट के लिए, करेक्ट स्टेटमेंट 2 ओनली है, 2 ओनली आपके कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स इन डिफरेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड इट्स इफेक्ट। अ गुड क्रॉप प्रोडक्शन हैज मोर इफेक्ट ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स कंपेयर्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो दैट गिव्स मोर वेटेज ऑन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स को ज्यादा वेटेज कौन देता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो गुड क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को, तो ये वाला गलत हो गया। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस प्राइस रेट वेरिएशन हैज मोर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यूपीआई कंपेयर टू सीपीआई, तो ये सही है। WPI gives more weightage to international oil prices in calculation। जब कैलकुलेट करते हैं तो हर एक को अलग अलग वेटेज दिए जाते हैं। सीपीआई ज्यादा वेटेज देता है फूड आर्टिकल्स को, ऑयल प्राइसेस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है WPI के अंतर्गत। मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इज अफेक्टेड व्हेन सीपीआई एंड WPI हैव डिफरेंट, वेरी डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर। अगर सीपीआई कुछ अलग इन्फ्लेशन की वैल्यू दे रहा है और WPI अलग इन्फ्लेशन की वैल्यू दे रहा है, तो जब आप रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर के रेट्स पर जब जीडीपी निकाली जाती है दैट इज रियल जीडीपी, और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। तो जब हमारे पास इन्फ्लेशन के अलग अलग वैल्यूज आते हैं, ठीक है, तो जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, ठीक है, जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं तो उसका वेरिएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जीडीपी के मेजरमेंट में काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है जब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की वैल्यू में काफी ज्यादा अंतर हो तो। ठीक है, तो रियल जीडीपी डिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए था जो फूड आर्टिकल्स को ज्यादा महत्व देता है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गुड फॉर्म प्रोड्यूस का।
ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट स्टेटमेंट्स के आधार पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट दिए उसको देखिए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत स्लो गति से इन्फ्लेशन, ठीक है, वेरी स्मॉल रेट्स के साथ में प्राइसेस बढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये तो बहुत आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जब बहुत स्लो हो इन्फ्लेशन तो उसको प्रेडिक्ट करना आसान है, जब बहुत वोलेटाइल मार्केट हो, ठीक है, तो उस केस में इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज इजी टू प्रेडिक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, बिल्कुल, बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब है सप्लाई कम होना और डिमांड सेम रहना, सप्लाई इज लेस, ठीक है, और डिमांड सेम, इसको बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ऐसी कंडीशन जब हो तो उसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं कि सप्लाई कम हो रही, और ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल साइड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कहीं हैजार्ड हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिससे सप्लाई कम हो जाए एकदम से और डिमांड वही की वही रहे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन शोज प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड आर्टिकल, फूड आर्टिकल के साथ साथ कोर इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट किया जाता है तो एक और चीज को बाहर किया जाता है, दैट इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और फूड आर्टिकल्स के प्राइस को अलग हटा करके जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी और फूड आर्टिकल्स के प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इस वजह से इन दोनों चीजों को हटाने की वजह से जो एक कलर्ड पिक्चर आ रही थी इन दोनों के प्राइसेस के कारण वो हट जाएगी, और जो कोर बाकी सारे आइटम्स बच गए उनका जो इन्फ्लेशन है वो हमको देखने को मिल जाएगा। तो एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को हटाने के बाद जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि यहां पर एनर्जी नहीं दिया था, सिर्फ फूड आर्टिकल दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट खाली सेकंड है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following term indicates a mechanism used by commercial bank for providing credit to government? गवर्नमेंट को क्रेडिट देने के लिए कौन कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है? देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी गवर्नमेंट के लिए बेसिकली क्रेडिट देने के लिए नहीं है, ये तो बैंक्स का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना है रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से उसके लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाहर के मार्केट में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसके बदले पैसे दे सकते हैं, पर जनरली इससे ज्यादा सेफ तरीका है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि इसमें जो पड़ा हुआ पैसा है उसको शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को पैसा इस फंड से दिया जा सकता है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, ऐसी लिक्विड एसेट्स में एसएलआर का पैसा, रखा हुआ पैसा, ब्लॉक्ड पैसा, उसको उस टर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वाला मैकेनिज्म ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कैश रिजर्व रेशियो नहीं इस्तेमाल होता, वो कहीं भी क्रेडिट दे ही नहीं सकते कैश रिजर्व रेशियो से, ठीक है, तो एसएलआर इज द राइट ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। About the fiscal policy, consider the following statement. Which of the above can be used as a measure to control fiscal deficit? इनमें से जो मेजर दिया हुआ है उसमें से कौन सा मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए? डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल, सैलरीज पेमेंट्स कम हो जाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज में पैसा कम खर्च होगा तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरटेकिंग भी अगर करेंगे तो वहां से जो लॉसेस होते हैं या फिर वहां पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी हमको कम कर देगा, पैसा बढ़ा देगा और काम खत्म हो जाएगा। देखो, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरो किया है उसको हटा दो, रिसिप्ट में से बोरोइंग्स को हटा दिया जाए और उसके बाद उसको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट निकल करके आता है, ठीक है। टोटल रिसिप्ट्स में तो ये भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। सब्सिडीज को सही तरीके से टारगेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होगा, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी करेंगे तो ये कम होगा,
अगर ये वाले हिस्से कम हो रहे हैं और ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है तो फिर फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई से फिस्कल डेफिसिट कम भी हो सकता है और ना भी हो। ठीक है, क्यों? दैट डिपेंड्स कि कौन से सेक्टर में एफडीआई आ रहा है। ठीक है, रिटेल सेक्टर जो लॉस मेकिंग सेक्टर से अगर वहां आ रहा है, ठीक है, तो हम फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पर एफडीआई का जो डेस्टिनेशन है वो पता नहीं होने के कारण हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि एफडीआई के कारण फिस्कल डेफिसिट कम होगा ही होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। और बाकी तीन स्टेटमेंट सही कहां पर देके रखे हैं? बाकी तीन स्टेटमेंट सही देके रखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, 1, 2 एंड 3 करेक्ट ही हमसे पूछा था, करेक्ट हमने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। एसडीआर हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, एसडीआर जिसको हम बोलते हैं आईएमएफ की करेंसी, इसमें 5 बास्केट करेंसी होती है। चाइना का करेंसी होता है, जापान का करेंसी होता है, ठीक है, ब्रिटेन का करेंसी होता है, 3 हो गए। यूएस का डॉलर नहीं भूलिए, ठीक है, और यूरो को मत भूलिए। ठीक है, यूरो को मत भूलिए। ये 5 बास्केट करेंसी से बनकर के एसडीआर की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, रशियन का रबल इसमें नहीं है। ठीक है, और हमसे पूछा है कौन सा नॉट यूज्ड, तो रशियन रबल इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सिंपल फैक्चुअल नेचर का प्रश्न था। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इनको क्रोनोलॉजिकल क्रम में जमाना है। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कब हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ था 1956। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इंपीरियल बैंक जो था उसको नेशनलाइज करके स्टेट बैंक बना दिया गया ना, तो 1955 में हुआ था ये। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, 1950 लॉन्च हो गया। अब इसको सीक्वेंस देखो तो 49 वाला थर्ड वाला पहले आएगा, थर्ड वाला पहले यहां पर भी है। ठीक है, फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे यहां पर है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आना चाहिए सेकंड वाला ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, और फोर्थ वाले ऑर्डर पे आना चाहिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये रहा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर है, बिल्कुल बी सही आंसर है। 37 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement about producer price index. It measures the average change in prices of both goods and services. PPI based inflation estimates are used as nominal anchor for monetary policy formation. PPI based inflation को नहीं करते, CPI based inflation को करते हैं। पहले WPI को बेस बना के रखा था, अब CPI को बेस बना करके रखा है एज एन एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। पहले WPI के बेसिस पे करते थे, अब CPI के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस के एवरेज चेंज को, है ना, अकाउंट में करता है, अकाउंट करता है, मेजर करता है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो वन ओनली आंसर होना चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टर्म लायबिलिटी for the term limited liability partnership often sometimes in news recently। चलो ठीक, limited liability partnership के बारे में कुछ statements हैं। It gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of partnership. LLP will break down with the changes in partners. It is capable of entering into contract but cannot hold any property in its own name। ठीक है, next देखते हैं। The LLP is a separate legal entity। ये वाला ऑप्शन तो सही है। It can give benefits of both limited liability of a company and the flexibility of partnership। पार्टनरशिप भी है और लाइबिलिटी भी हर एक इंडिविजुअल पार्टनर पे कम आएगी। चलो नेक्स्ट है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विल ब्रेक डाउन विद द चेंजेस इन पार्टनर। नहीं, पार्टनर्स कितने भी चेंज हो जाए LLP विल नॉट ब्रेक, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेक होगा। ठीक है, तीसरा देके रखा है, इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कैन होल्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत। आखिरी वाला है, द LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल LLP सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो 1 and 4 ऑप्शन में कहां देके रखा है? 1 and 4 ऑप्शन में देके रखा है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 4 ओनली।
तो 1 and 4 ओनली इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39 ए वाले ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमोडिटीज एक्ट, एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1950s में। ठीक है, 1950s के समय पर 1955 में आया था, 1955 इसके बारे में, और एपीएमसी 1950s में ये भी आया था। इन दोनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। The Essential Commodity Act empowers central and state government to control the production, supply, pricing and distribution of certain commodities। बिल्कुल, कुछ commodities के production, supply, price इनको कंट्रोल करने का अधिकार साइमल्टेनियसली, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है एपीएमसी कवर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली। एपीएमसी के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली ही कवर होता है, वाइल ईसी मतलब इलेक्शन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कवर्स ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, कोल अलोंग विद सर्टन फूड स्टफ। बिल्कुल, ये फूड स्टफ भी कवर करेगा, ड्रग्स भी कवर करेगा, फर्टिलाइजर भी कवर करेगा। और अभी चर्चा में भी था जब हमने कोविड के समय पर इसमें हमें अमेंडमेंट किया था, इसको चेंज किया था, थोड़ा सा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का यूज किया था हमने ना, कोविड के समय पर चर्चा में था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान हमको रहना चाहिए। और एपीएमसी तो काफी समय से चर्चा में है। ठीक है, जब से 3 फार्म लॉज आए थे तब से एपीएमसी एक्ट चर्चा में है काफी, तो ये आपको थोड़े उसके प्रोविजंस याद रखने चाहिए। तो 40 क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा है, करेक्ट ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 ऑप्शन होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 बताता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब कैलकुलेट करते हैं 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में वो चीजें होती है जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो, ठीक है, ना ही कोई एसेट क्रिएशन हो। कैपिटल अकाउंट वो होता है जिससे या तो किसी तरह का कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा हो या फिर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, तो उसको कैपिटल ट्रांजैक्शन में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो इसमें देखते हैं किससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी और किससे क्या होगा, एसेट क्रिएशन होगा, और किससे जो है कुछ भी ऐसी चीज क्रिएट नहीं हो रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एसेट क्रिएट होगा, सॉरी एसेट क्रिएट होगा। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट क्रिएशन के काम के लिए है। सेकंड, लोन टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज को लोन अगर जो दिया है, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्रीज का लोन भी जो है कैपिटल अकाउंट के उसमें आएगा। इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ना ही इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इससे कोई भी आपको नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, ये करंट अकाउंट का मामला है। ठीक है, इनविजिबल ट्रेड, तो ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये दो चीजें जो है करंट अकाउंट की है, ये 2 कैपिटल अकाउंट की है। फॉरेन कंट्रीज को अगर कुछ लोन दिया है तो दैट इज मतलब वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ लोन आए या हम फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे, दोनों ही कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, या लोन का हम रीपेमेंट कर दें तो लाइबिलिटी कम हो रही है, वो भी हमारा पार्ट है। ठीक है, तो या तो एसेट क्रिएट हो या लाइबिलिटी हमारे ऊपर बढ़े, तो दोनों ही केस किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ थंब रूल्स है ना, सिंपल क्वेश्चन में काम कर जाते हैं ना, हर जगह भले ही ना करें लेकिन ऐसे क्वेश्चन में काम कर सकते हैं। तो 1 and 2 ओनली, क्योंकि करेक्ट हमसे पूछा है, तो 1 and 2 ओनली आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। About the liquidity adjustment facility of the RBI, consider the following statement. It is available to both scheduled commercial bank and regional rural bank. ठीक है, इसके साथ में ये प्राइमरी लेंडर्स को भी अवेलेबल है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू प्राइमरी लेंडर्स। ठीक है, उसमें भी समस्या नहीं है, प्राइमरी लेंडर्स को भी अवेलेबल, प्राइमरी डीलर्स को सॉरी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एलएफ। नहीं, एलएफ में 2 पार्ट है, रेपो और रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, ये 2 ही कंपोनेंट है एलएफ के, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये पार्ट एलएफ के नहीं है। ठीक है,
अमाउंट अप टू 100 करोड़ आर परमिटेड टू बोरो अंडर एलएफ। ऐसे कोई भी अमाउंट कहीं पे मेंशन नहीं है। बेसिकली सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक कैन बी टेकन एज लोन अंडर एलएएफ स्कीम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, तो 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट, 2 एंड 3 नॉट करेक्ट। कौन से वाला ऑप्शन में मिल रहा है हमको? बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा बी, 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट कैन प्रोवाइड मेजर ऑफ ग्रोथ बाय इंक्लूडिंग द फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जीडीकेपी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट क्रिएट्स अ कंपेरेबल मेजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ बेस्ड ऑन नॉलेज। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। A workshop on GKDP is in India was organized by नीति आयोग। नीति आयोग ने ये नहीं किया था, ये थोड़ा सा लिख करके ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नीति आयोग के नहीं किया था तो किसने किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने कोलैबोरेट करके ये वर्कशॉप रखी थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर के वर्कशॉप रखी थी। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट कहां पर दिया हुआ है? डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, 44th क्वेश्चन पे चलते हैं। 44th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाती है। मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो इन्फ्लेशन बढ़ाता है। इंक्रीज इन रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, सोचिए अगर कोई व्यक्ति है ना 1 लाख रुपए कमा रहा था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या 10 लाख रुपए कमा रहा था सालाना, ठीक है, उसके ऊपर पहले 10% टैक्स लगता था, तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम 9 लाख की बची। मान लो सरकार बोल देगी डायरेक्ट टैक्स 30% का लगेगा 10 लाख की इनकम वालों पर, तो 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। 30% अगर टैक्स में चले जाएगा तो उसके पास पैसा कितना बचेगा खर्च करने के लिए? 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख। तो उसके पास खर्च करने का पैसा कम है, मतलब मार्केट से मनी सप्लाई कम हुआ है ना। नेट जो पैसा खर्च होने वाला था वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, बढ़ेगा क्यों? तो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा बनता है, प्राइस लेवल्स, और यहां पर आप बोल दो जीडीपी या फिर आउटपुट लेवल, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट किस चीज का? ठीक है, आउटपुट उस प्रोडक्शन को कितना मिल रहा है, ये रियल जीडीपी या तो बोल दो उसको। अब मान लो ये कर्व ऐसा है, तो प्राइस लेवल मान लो 100 रुपए पर हमको इतना आउटपुट मिल रहा था, एक्स आउटपुट। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब ऐसा, सेम प्राइस लेवल पर हमको कम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सेम प्राइस लेवल पर हमको कम आउटपुट मिलेगा। अगर सेम प्राइस लेवल पर हमको कम आउटपुट मिल रहा है, दैट इंडिकेट्स कि इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ज्यादा है, जीडीपी कम है। ठीक है, रियल जीडीपी कम है, तो ये भी इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, सेकंड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। करेक्ट पूछा है, 1 एंड 3 सही है, तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Which of the following are the key indicators of global hunger index? Global hunger index में सारे इंडिकेटर जो दिए ना सब है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, सभी वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अंडर नरिशमेंट मतलब कम नरिशमेंट मिलना, वेस्टिंग मतलब वेट कम होना, हाइट के हिसाब से वेट कम होना, हाइट सही है वेट कम है। स्टंटिंग मतलब हाइट कम होना, एज के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू एज
लो हाइट इज नॉन स्टंटिंग। मोर्टालिटी मतलब चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब अंडर 5 साल से कम के बच्चों की डेथ रेट, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्ड्स कितने बर्ड्स हुए उसके हिसाब से, है ना, कितने बच्चे 5 साल से कम जिए हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है। ये सारे की सारे हंगर, ठीक है, न्यूट्रिशन के लैक ऑफ न्यूट्रिशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसलिए सारे के सारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में की इंडिकेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 सारे करेक्ट हैं। डी वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 मिलता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following ministry or ministries is are involved in socio-economic caste census? सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है? 2011 के सेंसस की बात चल रही है। 2011 में जो सेंसस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को चीफ रोल दिया था कोऑर्डिनेट करने के लिए और रूरल एरियाज में सेंसस करने के लिए। रूरल एरियाज में काम करने का काम इनका, सेंसस करवाने का। अर्बन एरियाज की जवाबदारी सेंसस करवाने की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन को दे दी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम को कास्ट सेंसस, सिर्फ कास्ट सेंसस करने की बात की। जो कास्ट सेंसस संबंधित काम था वो इन्होंने किया, ठीक है। और ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन था वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का था, अंडर देयर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही मिनिस्ट्री ने काम किया है। तो 1 2 एंड 3, ठीक है, तीनों ही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, इन्वॉल्व थी। चलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निर्भया फंड। 2012 में दिल्ली में जो केस हुआ था, भयावह केस हुआ था, उसके कारण 2013-14 के बजट में, नेशनल बजट में निर्भया फंड को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और 2013 में निर्भया फंड बनाया गया, ठीक है। किस चीज के लिए बनाया गया? वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की इनहांस करने के एम के साथ बनाया गया। इसका मतलब है सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है। लेकिन ये फंड जो है दैट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर किनके द्वारा स्टेटमेंट एडमिनिस्टर किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर यहाँ पे होता तो ऐसे ही होता, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो टू ओनली आंसर होना चाहिए, ठीक है। टू ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, टू ओनली, ठीक है। अब देखिए निर्भया फंड का बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे एक स्कीम आपको हम बताते हैं, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, है ना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम आई थी, वन स्टॉप सेंटर स्कीम आई थी 2015 में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है फंड कहां से आता है? निर्भया फंड से आता है, निर्भया फंड से वो फंड आता है, ठीक है। और उस फंड के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर स्कीम चलाई जा रही है। तो ये आपको कुछ कुछ स्कीम्स जो निर्भया फंड के माध्यम से चल रही है वो पता होना चाहिए, निर्भया फंड का कॉर्पस कितना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको थोड़ी सी जानकारी में होनी चाहिए, जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 मेथोडोलॉजी, which of the following households were given the highest priority for inclusion below poverty line? ऐसे बहुत सारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे एक्सक्लूड करने के, और बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे कि ऑटोमेटिकली अगर ये प्रिंसिपल्स पाए जाए, ये कंडीशंस पाए जाए तो इनको इंक्लूड कर लो पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया में। तो वो प्रायोरिटी में इंक्लूड करने वाला जो क्राइटेरिया था उसमें कौन कौन सी कंडीशंस थी ये पूछा है हमसे, ठीक है। पहला कंडीशन इसमें दी है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होने की वजह से आपको बीपीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर्स को भी कर दिया जाएगा, ठीक है। लैंडलेस लेबरर्स डिराइविंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर, नहीं, इनको नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजर्स को कर दिया जाएगा। हाउस होल्ड विद कच्चा हाउस, कच्चा हाउस नहीं, अगर हाउस होल्ड विदाउट हाउस होता, बिना घर वाले व्यक्तियों के लिए बीपीएल तुरंत कर देते, लेकिन कच्चा हाउस वालों के लिए नहीं करेंगे। तो ये दो नहीं है, ठीक है, तीन है, 1 2 एंड 4 आर देयर, ठीक है। इसके अलावा भी रखे थे, इसके अलावा क्या रखा था? दो चीजें रखी थी, ठीक है। एक तो वो व्यक्ति जो विदाउट हाउस होल्ड हो, बता दिया, ठीक है, चौथा। और पांचवा था डेस्टिट्यूट्स या पीपल हु आर लिविंग ऑन आल्म्स, ठीक है, जो उनको लोग दे जाते हैं, उसी पर जो लोग आश्रित हैं, ठीक है, मनी दे गए, फूड आइटम्स दे गए, क्लोथिंग आइटम्स दे गए, ऐसी चीजों पर जो लोग आश्रित हैं, डेस्टिट्यूट है, काफी ज्यादा गरीब हैं, उनको भी तुरंत शामिल कर लें। तो ऐसी 5 कंडीशंस दी थी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंक्लूजन के लिए, ठीक है, जिसमें से इस क्वेश्चन में 3 दी है, 1 2 एंड 4, और हमसे करेक्ट पूछा है तो 1 2 एंड 4 ओनली सी वाले ऑप्शन में मिलता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। देखिए दो मॉडल होते हैं ई कॉमर्स के, दोनों ही इसमें दिए हुए हैं। एक तो होता है मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स में जो ई कॉमर्स कंपनी है वो कुछ भी इन्वेंट्री नहीं रखती, खरीद ओनरशिप ऑफ इन्वेंट्री नहीं रखती है। मतलब इन्वेंट्री किसकी होगी, बायर सेलर की, है ना, और बायर को सिर्फ कनेक्ट करने का काम मार्केट प्लेस वाला मॉडल करेगा। ठीक है, बायर और सेलर को बीच में सिर्फ कनेक्ट करता है। देयर इज नो ओनरशिप ऑफ ई कॉमर्स कंपनी ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री की कोई ओनरशिप ई कॉमर्स कंपनी की मार्केट प्लेस मॉडल में नहीं होगा। इसके ठीक विपरीत, ठीक है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होगा, ई कॉमर्स कंपनी के पास इन्वेंट्री होगी खुद की। ठीक है, दे विल ओन सर्टन इन्वेंट्रीज एंड देन दे विल सेल इट आउट। ठीक है, मतलब कि मान लो किसी ई कॉमर्स कंपनी ने सेलर से प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने के बाद अपने गोडाउन में रखा, अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करी, अब वो उसकी ओनरशिप इन्वेंट्री किसकी होगी, ई कॉमर्स कंपनी की। अब वो बेच रही है किसको, सेलर को, बायर को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मार्केट प्लेस मॉडल में और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में। ठीक है, अब उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए, ये देख लेते हैं। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, बिल्कुल सही है। इन इंडिया मार्केट प्लेस मॉडल now companies can only serve as link between buyers and vendors, बिल्कुल बायर्स और सेलर्स के बीच में सिर्फ लिंक की तरह ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, बिल्कुल इस मॉडल में हमारे यहाँ एफडीआई परमिटेड नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं 1 2 3 तीनों सही। कहां पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। Which of the following forms part of revenue receipt of central government? सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट का कौन कौन भाग है? ठीक है, चलिए, लोन्स रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, ये फॉरेन गवर्नमेंट से जो लोन आ रहा है, क्या ये कोई लायबिलिटी बनाता है? हाँ बिल्कुल लायबिलिटी बनाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट होगा बाय रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया या डिविडेंड आया, हाँ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अगर कोई फंड रेज किया जाए तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ये भी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये दोनों लायबिलिटी क्रिएट करने वाले जो चीजें हैं ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं आएंगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। करेक्ट आंसर चुनने को हमको बोला है, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पहले 50 क्वेश्चन इकोनॉमी की पहले पेपर के खत्म होते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, और डिस्कशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।